हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की इस कक्षा 10 की सोशल साइंस की क्लास में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं देखिए आप लोगों के लिए कक्षा 10 की सोशल साइंस की जो क्लासेस है वो प्रश्नोत्तर रूप में करवा रहा हूँ, जिसका उद्देश्य है कि आपका जो 2026 में एग्जाम होने वाला है बोर्ड का, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त हों। इसमें मैंने देखिए सबसे पहले आप लोगों के भूगोल विषय को अध्ययन कराना शुरू किया है और भूगोल विषय में आपके जितने 7 चैप्टर थे मैंने उनको एक एक दिन में एक एक चैप्टर प्रश्नोत्तर रूप में आपका कंप्लीट करा दिया है। उसके बाद मैंने आप लोगों का जो है अर्थशास्त्र विषय का अध्ययन कराना शुरू किया है और अर्थशास्त्र में भी मैंने आप लोगों को 3 जो चैप्टर इसके हैं शुरुआत के, उनका भी अध्ययन उसी तरीके से कराया है जिस तरीके से भूगोल का कराया था। आज की क्लास में हम लोगों को देखिए आपके अर्थशास्त्र के चौथे चैप्टर के बारे में अध्ययन करना है और ये चौथा चैप्टर आपको जो है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के नाम से आपकी किताब में दिया गया है। तो ये देखिए इस तरीके से ये आपका जो है चौथा चैप्टर है। इसका क्या नाम है? वैश्वीकरण और अर्थव्यवस्था। तो अभी तक हम लोगों ने देखिए सोशल साइंस की क्लासेस में 10 जो है चैप्टर पढ़ लिए हैं, 7 चैप्टर भूगोल के और 3 चैप्टर अर्थशास्त्र के। आपका देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि टोटल जो है कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान में सोशल साइंस में 22 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें से मैंने आप लोगों को 10 चैप्टर का अध्ययन करा दिया है। लगभग हम लोग आधे के सिलेबस के बराबर पहुंच चुके हैं और आधा सिलेबस आपका और भी मुझे करवाना है। इसके बाद फिर आप लोग अपने तरीके से इसको रिवाइज करिएगा अच्छे से, उसके बाद पढ़िएगा बार बार, जिससे क्या हो आपका परीक्षा में जो भी प्रश्न हो वो छूटे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए और आपके इस चौथे चैप्टर को भी बेहतर तरीके से उसी तरीके से प्रश्नोत्तर रूप में अध्ययन किया जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ देखिए हम लोग क्या अध्ययन कर रहे हैं? एनसीईआरटी सोशल साइंस क्लास 10 यानी कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तक है एनसीईआरटी के द्वारा, उसी का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें मैं आप लोगों को अर्थशास्त्र विषय का अध्ययन करा रहा हूँ और अर्थशास्त्र में हम लोगों ने 3 चैप्टर का अध्ययन कर लिया है। आज हम लोगों को चौथे चैप्टर का अध्ययन करना है, जिसका नाम है वैश्वीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था यानी ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। इसी के बारे में हमको अध्ययन करना। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर से जो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है, लघुत्तर प्रकार के प्रश्न, उनको देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न को देखें। तो देखिए सबसे पहले आपका इस चैप्टर से जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जा सकता है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, यानी ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं, समाज, संस्कृतियां आपस में जुड़ती जा रही हैं। यानी ये क्या है कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का, पूरे विश्व का एक साथ क्या है? एकीकरण है। विश्व की समाज का एकीकरण है, विश्व की संस्कृतियों का एकीकरण है, जिसके माध्यम से वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, तकनीक और लोगों का एक देश से दूसरे देश में मुक्त प्रवाह होता है। यानी इस प्रकार के एकीकरण से होता क्या है कि वस्तुओं का, सेवाओं का, प्रथाओं का, लोगों का एक देश से दूसरे देश में मुक्त रूप से आवागमन संभव हो पाता है। दूसरा देखिए इस चैप्टर से प्रश्न क्या है आपका कि उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन का क्या अर्थ है, यानी उदारीकरण किसे कहते हैं। तो उत्तर क्या होगा कि उदारीकरण का अर्थ है सरकार के द्वारा व्यापार और उद्योग पर लगाए गए अनावश्यक प्रतिबंधों को हटा देना ताकि निजी क्षेत्र और विदेशी कंपनियां स्वतंत्र रूप से काम कर सके। यानी उदारीकरण का मतलब होता है कि सरकार का बहुत सारी चीज़ों पर से नियंत्रण क्या कर लेना? कम कर लेना या तो हटा लेना। इससे क्या होगा कि जो निजी कंपनियां हैं या फिर जो विदेशी कंपनियां हैं वो अपने तरीके से काम कर सकेंगी, अपने तरीके से उद्योग धंधों को स्थापित कर सकेंगे, जिससे क्या होगा कि उस देश में मुद्रा का और पूंजी का प्रवाह आसानी से होगा। ठीक है, और उस देश का विकास होगा। तीसरा प्रश्न देखिए इस चैप्टर से आपका क्या पूछा जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सुधार कार्यक्रम थे वह कब आरंभ किए गए, यानी भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए थे, वो कब चलाए गए। तो उत्तर क्या होगा कि भारत में जो आर्थिक सुधार कार्यक्रम है देखिए वो 1991 में आरंभ किया गया, जब देश में विदेशी मुद्रा का भंडार घट गया था और आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। यानी इनको उस समय शुरू किया गया जब अपने देश में विदेशी मुद्रा का भंडार घट गया था और आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। तो ये देखिए जो आर्थिक सुधार किया गया था, इसके सबसे जो महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यक्ति थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जिनके द्वारा ही ये नीति लाई गई। और उस समय अपने देश के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, तो इन दोनों लोगों के ही नेतृत्व में इस
कार्यक्रम को शुरुआत की। इसीलिए कभी कभी इसको देखिए राव मनमोहन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न क्या है कि विदेशी निवेश यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो विदेशी निवेश का मतलब क्या होता है कि जब कोई विदेशी कंपनी किसी देश के उद्योग या व्यापार में पूंजी लगाती है तो उसे विदेशी निवेश कहा जाता है। यानी कोई दूसरे देश की कंपनी जब किसी देश के उद्योग या व्यापार में अपना पैसा इन्वेस्ट करती है, पूंजी लगाती है, तो उसी को क्या कहा जाता है, विदेशी निवेश। जैसे देखिए टाटा मोटर्स में जापान की कंपनी टोयोटा का निवेश है। उसी प्रकार से देखिए अपने देश की जो भारत सरकार की मारुति कंपनी है उसमें देखिए सुजुकी कंपनी का निवेश है। उसी प्रकार से देखिए जो अभी हम लोग ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म यूज करते हैं यूपीआई वगैरह के लिए, तो उसमें भी बहुत सी कंपनियों का, फ्लिपकार्ट से देखिए हम लोग बहुत सारी शॉपिंग वगैरह करते हैं, तो फ्लिपकार्ट में भी एक अमेरिकन कंपनी वॉलमार्ट का क्या है, निवेश है। तो इस तरीके से बहुत से ऐसी कंपनियां हैं जिसमें विदेशी कंपनियों ने पैसा अपना इन्वेस्ट किया हुआ है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि विदेशी निवेश के क्या लाभ हैं, यानी विदेशी निवेश से क्या लाभ होता है। तो देखिए पहला क्या लाभ होगा कि लोगों को रोजगार का अवसर मिलता है, यानी रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। जब नई नई कंपनियां आएंगी, अपने उद्योग धंधे स्थापित करेंगी, तो लोगों को रोजगार मिलेगा, उनके पास अपॉर्चुनिटी होगी रोजगार पाने की। दूसरा क्या होगा कि तकनीकी ज्ञान का प्रसार होगा। जब कोई विदेशी कंपनी आएगी तो अपने देश से नई टेक्नोलॉजी लेकर आएगी, तो जिस देश में जाएगी वहाँ के लोगों को उस टेक्नोलॉजी से परिचित होना होगा और फिर वो लोग उसमें दक्ष होंगे। तो इससे क्या होगा कि टेक्नोलॉजी का प्रसार होगा। तीसरा क्या होगा कि उत्पादन क्षमता बढ़ती है। जब कोई देश अपनी खुद की कंपनियों के आधार पर उत्पादन करता है तो उतना उत्पादन नहीं कर पाता है। जब कोई दूसरी कंपनी आ जाती है तो उससे क्या होता है, पूंजी भी आ जाती है, टेक्नोलॉजी भी आ जाती है, जिससे उत्पादन बढ़ जाता है। और चौथा क्या होगा कि वस्तुओं की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। जब एक ही तरह की कंपनियां कोई प्रोडक्ट बनाती हैं तो उसमें कोई उतना जल्दी सुधार नहीं होता, लेकिन जब नई कंपनी कोई आती है, कोई विदेशी कंपनी आती है, तो उससे प्रतिस्पर्धा की वजह से क्वालिटी में क्या होता है, सुधार होता है, गुणवत्ता वस्तुओं की बेहतर होती है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी मल्टीनेशनल कंपनी किसे कहते हैं। इनको शॉर्टकट में देखिए एमएनसी भी कहा जाता है। तो एमएनसी का फुल फॉर्म क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनी, और हिंदी में बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो इसका मतलब क्या होता है, तो ऐसी कंपनी जो कई देशों में अपना उत्पादन या व्यापार करती है उसे क्या कहा जाता है, बहुराष्ट्रीय कंपनी। यानी ऐसी कंपनियां जिनका एक से अधिक देशों में उत्पादन भी होता हो और या फिर व्यापार होता हो, तो ऐसी कंपनियों को क्या कहेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी। तो इस तरह की कंपनियां देखिए क्या है, पेप्सी है, नोकिया है, सैमसंग है, माइक्रोसॉफ्ट है। उसके अलावा अपने देश की भी कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो मल्टीनेशनल कंपनियों में गिनी जाती हैं, जैसे रिलायंस, अदानी। ये सब क्या है, ये सब कंपनियां जो अपने देश में भी अपना प्रोडक्शन करती हैं, व्यापार करती हैं, दुनिया के और देशों में भी करती हैं। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है कि एमएनसी जो है विकासशील देशों में उत्पादन स्थापित क्यों करती है। यानी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं ये विकासशील देशों में ही अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करती हैं। क्यों ऐसा करती हैं, तो देखिए क्यों करती हैं, क्योंकि इन देशों में सस्ती श्रम शक्ति उपलब्ध होती है। यानी इन देशों में क्या होता है कि उनको सस्ता श्रम मिलता है, यानी सस्ते में काम करने वाले श्रमिक या मजदूर मिल जाते हैं, पहला वजह। दूसरा क्या है कि इनको यहाँ पर कच्चा माल जो है आसानी से मिल जाता है, यानी कच्चे माल के लिए इनको ज़्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सस्ते में आसानी से मिल जाता है। तीसरा देखिए वजह है कि इन यहाँ का जो विकासशील देश होते हैं इनका बाजार बहुत बड़ा होता है। जैसे देखिए भारत हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो इन सब देशों में देखिए जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, बाजार बहुत बड़े होते हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट होता है वो बहुत आसानी से बिकता है। ठीक, और चौथा क्या होगा कि सरकारी नीतियां जो है निवेश को प्रोत्साहित करती हैं। यानी विकासशील देशों में जो सरकारी पॉलिसी होती हैं वो क्या करती हैं, निवेश को प्रोत्साहित करती हैं। जो विकासशील देश होते हैं वो चाहते हैं कि हमारे देश में दूसरे देशों से, दूसरी कंपनियों से क्या है, निवेश आए, इन्वेस्टमेंट हो, जिससे क्या होगा, हमारे देश का विकास होगा। इसलिए ये लोग इनको स्थापित करने के लिए अवसर उपलब्ध कराते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी मल्टीनेशनल कंपनी किस प्रकार विश्व के विभिन्न देशों को जोड़ती हैं। यानी ये लोग कैसे दुनिया के अलग अलग देशों को एक साथ जोड़ती हैं। तो देखिए कैसे जोड़ती हैं कि एमएनसी जो है कई देशों में उत्पादन इकाइयां स्थापित करती हैं। वे एक देश में कच्चा माल खरीदती हैं, दूसरे देश में उत्पादन करती हैं और तीसरे देश में बेचती हैं। देखिए बहुत सी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं जो अपना सारा काम एक ही देश में नहीं करती हैं। वो देखिए क्या करेंगी, कच्चा माल किसी दूसरे देश से खरीदेंगी,
उसका प्रोडक्शन कहीं दूसरी जगह कराएंगी और बेचेंगी उसको किसी तीसरे देश में। तो इस तरीके से क्या होगा, ये विभिन्न देशों को जोड़ने का काम करती है। इससे क्या होता है, पूंजी, तकनीक और रोजगार जो है विश्व के अनेक क्षेत्रों में फैलता है। दूसरा क्या होगा कि स्थानीय कंपनियों से अनुबंध करके उत्पादन बढ़ाया जाता है, यानी स्थानीय कंपनियां जो होती हैं उनसे वो लोग एग्रीमेंट कर लेंगे और एग्रीमेंट करके अपने प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। तीसरा क्या होगा कि उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ती, यानी जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं, उपभोक्ताओं के इस्तेमाल करने वाली जो वस्तुएं होती हैं उनकी उपलब्धता बढ़ जाती है। लोगों के पास बहुत प्रकार की डिफरेंट टाइप की वस्तुएं उनके इस्तेमाल करने के लिए मिलती हैं। तो इस तरह से देखिए क्या होगा कि मल्टीनेशनल जो कंपनी है वो देशों के बीच आर्थिक संबंधों को एकदम जाल के रूप में बुन देती है, यानी पूरे जाल के रूप में जो इकोनॉमिक रिलेशन है वो जुड़ जाता है, आपस में सब बंध जाते हैं और फिर इससे क्या होता है कि हर देश का फायदा होता है, प्रॉफिट। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि वैश्वीकरण के मुख्य साधन कौन कौन से हैं, यानी वैश्वीकरण को फैलाने में, वैश्वीकरण को बेहतर करने में कौन कौन से साधन हैं वो देखिए क्या है। तो वैश्वीकरण के मुख्य साधन, तो मुख्य साधन पहला देखिए क्या है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, यानी वैश्वीकरण को अगर बेहतर तरीके से कारगर बनाने में अगर किसी का योगदान है तो किसका सबसे बेहतर योगदान है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसको देखिए शॉर्टकट में ICT कहा जाता है। बिना इसकी मदद से वैश्वीकरण संभव नहीं। आजकल हम लोग देखिए विभिन्न प्रकार के इंटरनेट, मोबाइल, बहुत सारी सोशल मीडिया, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो इनका बहुत ज़्यादा योगदान है वैश्वीकरण को फैलाने में और कारगर बनाने में। इसके अलावा दूसरा है परिवहन के साधनों का, यानी जो विभिन्न प्रकार के परिवहन के साधन है, जो स्थल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग से, तो ये लोग भी क्या करते हैं, वैश्वीकरण को बेहतर तरीके से पूरी दुनिया में फैलाने का, पहुंचाने का काम करते हैं। तीसरा है बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं ये भी देखिए जो है वैश्वीकरण के प्रमुख साधन मानी जाती हैं, क्योंकि इनके द्वारा ही वैश्वीकरण का फैलाव, प्रसार दुनिया के अलग अलग देशों में किया जाता है। और चौथा होता है उदारीकरण नीतियां, यानी जिन जिन देशों में उदारीकरण नीतियों को फॉलो किया जाता है वो देशों में देखिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपना फैक्ट्री खोल के रखा है और वहाँ पर प्रोडक्शन करती हैं, जिससे उस देश का भी बहुत तेजी से विकास होता है। तो ये चार चीजें हैं जो वैश्वीकरण के मुख्य साधन हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण से उपभोक्ताओं को क्या लाभ हुआ, यानी वैश्वीकरण जब पूरी दुनिया में फैल रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो इससे जो कंज्यूमर होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, उनको क्या लाभ होता है। तो देखिए उपभोक्ता को क्या लाभ होगा कि उसको वस्तुओं की अधिक विविधता मिलेगी। वस्तुओं की विविधता मतलब कि उसको एक ही प्रकार के प्रोडक्ट अनेक कंपनियों के मिलेंगे, तो उसके पास चॉइस होगी कि वो कौन सा प्रोडक्ट खरीदे, तो इसलिए उसके पास वैरायटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद उसके पास बेहतर गुणवत्ता मिले से, यानी जब बहुत से प्रोडक्ट होंगे तो उसमें बेहतर गुणवत्ता वाला प्रोडक्ट अपने से चॉइस कर सकता है और क्वालिटी क्या होगी उसको अच्छी मिल जाती है। लेकिन जब कुछ ही चीज़ें रहती हैं तो उसको उसी में क्या करना पड़ता है, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। इसके बाद फिर देखिए प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य मिलेंगे, यानी कंपटीशन जब हो जाता है तो उसकी वजह से देखिए बहुत से सामानों का रेट उनको कम में मिलता है। जो कंपनियां होती हैं प्रतिस्पर्धा करने के लिए, कंपटीशन करने के लिए क्या करती है, अपना रेट घटा। देखिए जब मार्केट में एक ही प्रकार की कंपनी रहेगी तो मनमानी मूल्य लेती है, जो मन चाहे वो। लेकिन जब एक ही सामान को बेचने वाली कई कंपनियां हो जाती हैं तो फिर वहाँ मूल्य जो रेट होता है वो घट जाता है। इसके अलावा देखिए आधुनिक तकनीकी सुविधाएं भी इनको मिलती हैं, यानी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी होते हैं, आप लोग देखते हैं कि बहुत सारा टेक्नोलॉजी में हर साल बदलाव होता रहता है। मोबाइल के क्षेत्र में देख लीजिए कि हर साल कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी मोबाइल में आती है। तो इससे क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति पुरानी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है तो उसको जब नई टेक्नोलॉजी दिखती है कि आ गई है तो क्या करता है, उसको छोड़ के दूसरी टेक्नोलॉजी। तो इससे कंपनियों को फायदा होता है और उपभोक्ताओं को भी फायदा होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि वैश्वीकरण का श्रमिक वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ा है। एक तो हो गया उपभोक्ताओं पर, अब जो श्रमिक वर्ग हैं इन पर क्या प्रभाव पड़ा है वैश्वीकरण का। तो देखिए वैश्वीकरण से जो कुछ श्रमिक हैं उनको बेहतर वेतन मिला है और अवसर मिला है, लेकिन असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की स्थिति कमजोर हुई। यानी वैश्वीकरण से उन लोगों को फायदा हुआ है जिनके पास स्किल है, जो पढ़े लिखे हैं, जो टैलेंटेड हैं, उनको क्या हुआ, उनको रोजगार का अवसर मिल गया और उनको तनख्वाह ज़्यादा मिली, उनका वेतन ज़्यादा हो गया। लेकिन जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं उनकी स्थिति देखिए खराब हुई। उनको क्या हो गया कि उनको कंपटीशन की वजह से जो मजदूरी कम मिलती है, उनको
रोजगार सही से नहीं मिल पाता है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे लोगों की डिमांड होती है जिनके पास स्किल हो, जिनके पास किसी न किसी प्रकार का टैलेंट हो। तो असंगठित क्षेत्र के लोगों के पास, ज़्यादातर लोगों के पास टैलेंट की कमी होती है, इनके पास किसी न किसी प्रकार का जो है स्किल नहीं होता है, जिससे इनको मजदूरी सही से नहीं मिल पाती है, बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण को कैसे बढ़ावा दिया। यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी इसका एक महत्वपूर्ण साधन है, तो ये कैसे इसको बढ़ावा दे रहा है। तो उत्तर क्या होगा कि सूचना संचार प्रौद्योगिकी यानी आईटी और इंटरनेट ने देशों के बीच संपर्क, व्यापार, भुगतान प्रणाली और संचार को तेज और आसान बनाया। यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से क्या क्या सुविधा हुई, लोगों के बीच संपर्क जो है बहुत आसानी से स्थापित होने लगा। अभी देखिए, आपको अमेरिका में या कहीं पूरी दुनिया में कहीं भी कोई सूचना पहुंचानी हो, कोई मैसेज पहुंचाना हो, तो आप एक क्लिक से अपने मोबाइल से या लैपटॉप से उस सूचना को पहुंचा सकते हैं। उसी प्रकार से कोई सामान आपको खरीदना हो तो आप ऑनलाइन माध्यम से दुनिया के किसी भी क्षेत्र से कोई भी वस्तु मंगा सकते हैं। भुगतान करना है, पेमेंट करना है, तो आप अपने घर पे बैठे अपने मोबाइल से, कंप्यूटर से उस चीज़ का पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए जो है सूचना संचार प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की गति को बढ़ा दिया। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का गठन कब और क्यों हुआ। तो देखिए, WTO के पहले ही इस एक संस्था बनाई गई थी विश्व व्यापार को संचालित करने के लिए, जिसका क्या नाम था, गेट, GATT। तो ये संस्था बना दी गई थी 1947 में, लेकिन इसका जो नाम था वो अलग था। बाद में इसको क्या किया गया, नए रूप में गठित किया गया और फिर इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और ये कब किया गया, 1 जनवरी 1995। इसका जो उद्देश्य देखिए क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना और व्यापार संबंधी नियम बनाना। इसका देखिए मुख्यालय जो शुरू में कहाँ बनाया गया था, जिनेवा में। तो अभी भी इसका मुख्यालय वहीं पर है, जिनेवा में। ठीक, अब उसके बाद फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत जैसे विकासशील देशों के लिए वैश्वीकरण के क्या नुकसान है। यानी भारत एक विकासशील देश है, तो इससे वैश्वीकरण से क्या क्या नुकसान हो सकता है और क्या नुकसान भारत को झेलना पड़ता है। तो देखिए, पहला नुकसान क्या होता है कि भारत के जो छोटे उद्योग हैं उनको बड़ी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। यानी जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं वो बड़ी कंपनियों से कंपटीशन नहीं कर पाते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपनी कंपनियों को उनके हाथों में बेच देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि छोटे उद्यमों का नुकसान होता है, छोटे उद्यमी जो है बर्बाद हो जाते हैं। तो ये समस्या होती है। दूसरा क्या हो जाता है कि रोजगार अस्थिर हो गया है। यानी जो रोजगार जो बेहतर तरीके से बढ़ना चाहिए, फैलना चाहिए, अब क्या हो गया, अस्थिर। सुनते होंगे आप पेपर में, अखबार में, न्यूज में कि देखिए इस कंपनी ने इतने कर्मचारियों की छटनी कर दी, इन कितने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। तो ये सारी चीजें कैसे हो रही है, वैश्वीकरण की वजह से हो रही है। तीसरा देखिए क्या हो रहा है कि विदेशी वस्तुएं सस्ती होने से स्वदेशी उद्योगों को हानि होती है। जो विदेश से बन के सामान आ रहे हैं वो देखिए क्या है, रेट उनका कम है और उनकी क्वालिटी भी अच्छी है। क्यों, क्योंकि वो बड़े कंपनियों में तैयार हो रहे हैं, तो उनकी लागत वहां पर क्या हो रही है, कम हो रही है, जिसकी वजह से वो कम दाम में बेच रहे हैं। और अपने यहाँ की जो छोटी कंपनियां हैं, छोटे उद्योग धंधे हैं, तो उनकी लागत बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए वो उस चीज़ को ज़्यादा दाम में बेचते हैं। तो जो ज़्यादा दाम में वस्तु होती है वो नहीं बिक पाती है और सस्ती बिक जाती है। इससे क्या हो जाता है कि उनको हानि होती है। एक देखिए, एक प्रश्न पूछा जाता है कि फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या है। तो फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि देखिए, इस फेयर का मतलब होता है एक निष्पक्ष, है ना। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, निष्पक्ष वैश्वीकरण। तो निष्पक्ष का मतलब जब किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात या भेदभाव ना किया जाए। तो देखिए, फेयर ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या होता है कि वैश्वीकरण का लाभ जो है समाज के सभी वर्गों में समान रूप से बांटा जाए और मजदूरों, किसानों, छोटे व्यापारियों के हितों की रक्षा की जाए। इसका मतलब ये हो गया कि जो वैश्वीकरण का लाभ हो रहा है, जो वैश्वीकरण से फायदा हो रहा है, वो कुछ ही लोगों को ना मिले, बल्कि समाज के सभी वर्गों का इसका लाभ हो और उनके साथ किसी भी प्रकार का जो है असमानता या भेदभाव ना हो, यानी उनके हितों की भी रक्षा की जाए। इसी को कहा जाता है फेयर ग्लोबलाइजेशन। ठीक, अब देखिए इस चैप्टर से आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में देखिए क्या क्या है। पहला प्रश्न क्या है कि भारत में आर्थिक सुधारों की आवश्यकता क्यों पड़ी। यानी भारत में जो 1991 ईस्वी में आर्थिक सुधार करने पड़े, तो क्यों करने पड़े, क्या जरूरत थी। तो इसका उत्तर देखिए क्या होगा कि 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था जो है गंभीर संकट में थी, बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट आ गया था। तो उसके वजह से देखिए क्या हुआ कि विदेशी मुद्रा भंडार जो है केवल कुछ सप्ताह के आयात के लिए निर्यात
यानी भारत के पास जो विदेशी मुद्रा का भंडार था वो बहुत कम बचा था, कुछ ही हफ्तों के लिए बचा था। उसके बाद भारत को आयात करने में समस्या हो सकती थी। उसके अलावा देखिए दूसरा था सरकार पर बाहरी कर्ज बढ़ गया था, यानी सरकार पे विदेशी कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो अब कोई दूसरा देश भारत को कर्ज देने के लिए जल्दी तैयार नहीं हो रहा था। तीसरा समस्या क्या था कि भारत में जो उत्पादन की दर थी वो धीरे धीरे घट रही थी, यानी प्रोडक्शन जो है भारत में सामानों का, वस्तुओं का घटने लगा था, जिससे क्या होगा कि भारत की जीडीपी भी धीरे धीरे गिर रही थी। इन परिस्थितियों में भारत सरकार ने देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक से सहायता मांगी। तो भारत ने जब सहायता मांगी तो भारत के ऊपर शर्त रखी गई, और शर्त क्या रखी गई कि भारत अपना जो मार्केट है, अपना बाजार है, विश्व के और भी देशों के लिए खोले, यानी उनको उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति को अपनाने के लिए कहा गया। तो इसके लिए देखिए फिर भारत में नए आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू किए गए, जिसमें देखिए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को प्रमुखता दी गई। तब जाके भारत की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हुआ। तो इस तरीके से इन्हीं सब वजहों से भारत में आर्थिक सुधार की जरूरत पड़ी। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न क्या है कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषताएं बताइए। यानी जो नई आर्थिक नीति लागू की गई तो इसमें इन तीन चीजों को प्रमुखता दी गई, तो ये तीन चीजों की क्या विशेषता है। तो सबसे पहले देखिए उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब क्या होता है कि जब सरकारी नियंत्रणों को घटाकर व्यापार और उद्योग को स्वतंत्र बना दिया जाए, यानी जो सरकार का नियंत्रण रहता है, सरकार की पाबंदियां रहती है हर क्षेत्र पर, अब सरकार क्या करे कि अपनी पाबंदियों को, नियंत्रणों को हटा दे। उससे क्या होगा कि जो व्यापार है, जो उद्योग है, उनको स्वतंत्रता मिलेगी, वो अपने तरीके से व्यापार करेंगे, अपने तरीके से प्रोडक्शन करेंगे, जिससे क्या होगा कि उस देश में जो है आय बढ़ेगी और जीडीपी में वृद्धि होगी। दूसरा देखिए क्या है निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन। इसका मतलब ये हो गया कि सरकार जिन जिन चीज़ों पर अपना आधिपत्य करके रखी थी, अपना मालिकाना हक रखी थी, अब वो क्या करे सरकार कि उस पर से अपना मालिकाना हक हटा के क्या करे, इसको निजी कंपनियों को, पूंजीपति लोगों को हाथों में सौंपे। देखिए सरकारी उपक्रमों को निजी क्षेत्र को सौंप देना, इससे क्या होगा कि सरकार के खर्चे कम हो जाएंगे, सरकार की जिम्मेदारियां कम हो जाएंगी, और जो निजी क्षेत्र का रहेगा वो उसकी जिम्मेदारी उठाएगा और उसको सही तरीके से चलाएगा। तीसरा क्या है वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण का मतलब क्या हो गया कि विदेशी व्यापार और निवेश को प्रोत्साहन देना ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व से जुड़ सके। इसका मतलब अब हो गया वैश्वीकरण का मतलब कि विदेशी कंपनियों को, विदेशी निवेशकों को अपने देश में आने का मौका देना, जिससे क्या होगा कि अपने देश में पूंजी का प्रवाह बढ़ेगा और अपने देश में उद्योग धंधों की बढ़ोतरी होगी, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा और अपने देश में जो है राष्ट्रीय आय की वृद्धि होगी। तो इस तरीके से देखिए ये जो तीनों नीतियां हैं इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है कि वैश्वीकरण के भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़े, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण से किस तरीके का प्रभाव पड़ा है। तो देखिए किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का देखिए दो प्रकार का प्रभाव पड़ता है, तो उसी तरीके से भारत पर भी है, सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। तो सकारात्मक प्रभाव देखिए क्या पड़ा है कि इससे विदेशी निवेश और पूंजी का प्रभाव बढ़ा, यानी विदेशी निवेश भारत में आया है जिससे पूंजी का प्रभाव बढ़ गया। दूसरा सकारात्मक क्या हो कि भारत में आधुनिक टेक्नोलॉजी और प्रबंधन कौशल का विकास हुआ है, नई नई टेक्नोलॉजी आई है, नई नई मैनेजरल स्किल आई है। तीसरा क्या हो गया कि उपभोक्ताओं के पास अधिक विकल्प उपलब्ध हुए हैं, यानी जो उपभोक्ता हैं, जो कंज्यूमर हैं, उनके पास क्या होगी कि विकल्प हो गए इस वस्तुओं को इस्तेमाल करने के लिए, उनके पास चॉइस हो गई कि उनको कौन सी चीज़ लेनी है, कौन सी चीज़ नहीं लेनी है। और उसके बाद देखिए सेवा क्षेत्र में जैसे IT और BPO में तेजी से विकास हुआ है, यानी सेवा क्षेत्र में बहुत तेजी से विकास हुआ है। उसके अलावा देखिए BPO का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई देश अपना कोई काम किसी दूसरे देश में किसी कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से करवाता है तो उसी को कहा जाता है बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। इसके अलावा देखिए नए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हुए, यानी नए नए जब उद्योग धंधे स्थापित होंगे, नई नई कंपनियां आएंगी तो लोगों के पास रोजगार का अवसर बढ़ेगा। जैसे अभी देखिए आप लोग बहुत से ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जो अपने देश में विदेशों से आकर व्यापार कर रही हैं, तो विदेश से आने के बाद जब यहाँ व्यापार करेंगी तो रोजगार यहाँ के लोगों को ही मिलेगा। इससे क्या होगा कि लोगों के पास इनकम बढ़ेगी, लोगों के पास जो है विविध प्रकार की जो है आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो ये सब क्या है इसका सकारात्मक प्रभाव। अब देखिए नकारात्मक प्रभाव में क्या होगा कि छोटे उद्योगों का पतन हुआ, यानी जो छोटे छोटे उद्योग धंधे थे इनके आने से क्या हो गया, उनका पतन हो गया। जैसे आप लोग देखते होंगे कि अपने देश में बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिनको विदेशी कंपनियों ने क्या किया, एक्वायर कर लिया या तो खरीद लिया। जैसे आप लोग अभी देखते हैं कि अपने देश में एक टेलीकॉम कंपनी थी आइडिया, तो आइडिया ने देखिए क्या किया,
अपना व्यापार फिर विदेशी कंपनी एक है वोडाफोन, तो उसके साथ क्या कर लिया, पार्टनरशिप कर लिया। तो पार्टनरशिप करने से क्या हो गया कि इसका जो व्यापार था इसके साथ मिला दिया गया, तो अब जो भी प्रॉफिट होगा ये दोनों लोग शेयर करेंगे। उसी प्रकार से देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोग को बताया कि फ्लिपकार्ट जो है अपने देश की ही एक कंपनी थी, लेकिन बाद में इसको देखिए वॉलमार्ट जैसी कंपनी ने क्या किया, पार्टनरशिप करके इसके 78-77% हिस्सेदारी अपने पास। तो इससे क्या होगा कि इनका जो है पतन होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। देखिए, जब ये कंपनियां आएंगी तो ये स्किल्ड लोगों को चाहेंगी, शिक्षित लोगों को प्रशिक्षित, जो अनपढ़ लोग रहेंगे, जो कम पढ़े लिखे लोग रहेंगे, जिनके पास स्किल नहीं होगा, उनको क्या करेंगे, काम से निकाल देंगी। अमीर और गरीब के बीच असमानता बढ़ जाएगी। जब वैश्वीकरण बहुत तेजी से फैलेगा तो जो लोग आगे बढ़ेंगे, जो लोग पैसे कमाएंगे, जो अमीर होंगे तो बहुत आगे चले जाएंगे, तो जो गरीब लोग होंगे उनके बीच में असमानता देखी जाएगी। स्थानीय उद्योगों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। जो लोकल इंडस्ट्री है, लोकल उद्योग धंधे हैं, वो क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा कंपटीशन का शिकार हो जाएंगे, और उससे क्या होगा कि उनका बहुत ज़्यादा घाटा होगा। आजकल भी देखते हैं आप लोग कि सभी लोगों को ब्रांडेड चीज़ें चाहिए, तो ब्रांडेड चीज़ों के वजह से जो स्थानीय लोकल चीज़ें होती हैं उनकी बिक्री घट जाती, तो लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसके अलावा देखिए, जो असंगठित क्षेत्र है उस पर भी दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी असंगठित क्षेत्र के जो लोग काम करने वाले हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, और उस प्रेशर की वजह से कभी कभी देखिए वो लोग गलत कदम भी उठाते हैं, गलत रास्तों को पकड़ते हैं। तो ये सब क्या है, इसके नकारात्मक प्रभाव है। अब देखिए फिर अगला प्रश्न क्या है, चौथा, कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में अपना उत्पादन कैसे करती हैं, यानी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो भारत में कैसे अपना प्रोडक्शन करती हैं। तो देखिए उत्तर क्या होगा कि मल्टीनेशनल कंपनियां देखिए भारत में 3 तरीकों से अपना प्रोडक्शन करती हैं। तो प्रोडक्शन का तरीका क्या है, पहला है संयुक्त उद्यम यानी ज्वाइंट वेंचर। इसका मतलब क्या होगा कि किसी भारतीय कंपनी के साथ क्या कर लेंगे, पार्टनरशिप कर लेंगे, साझेदारी। अभी मैंने बहुत सारा उदाहरण बताया कि फ्लिपकार्ट में देखिए वॉलमार्ट का, मारुति में सुजुकी कंपनी का, टाटा में टोयोटा कंपनी का। तो इस तरीके से लोग क्या कर लेंगे, भारतीय कंपनियों के साथ पार्टनरशिप कर लेंगे, जैसे आइडिया का वोडाफोन के साथ, तो इस तरीके से। इसके अलावा दूसरा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर यानी ठेके के आधार पर। ये क्या करते हैं कि अपना बहुत सा चीज़ जो है किसी भारतीय कंपनी को दे देते हैं बनाने के लिए, और फिर उसका तैयार होने के बाद उस माल को ले लेते। जैसे आपके किताब में देखिए दिया गया है कि जो फुटबॉल बनाने वाली कंपनी है पंजाब की, देखिए कुछ महिलाओं से क्या कर रही है, फुटबॉल बनवा रही है, रेडी करवा रही है। अब जो फुटबॉल सिलाई हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, उसके बाद वो उसको अपने देश में ले जाएंगे और फिर उसको दूसरे देशों में बेचेंगे। और तीसरा माध्यम होता है स्वयं की इकाई स्थापित करना है, यानी खुद की फैक्ट्री या कंपनी उस देश में या भारत में स्थापित करना। जैसे इस तरह की बहुत सी कंपनियां हैं, जैसे देखिए हुंडई है, सैमसंग है, होंडा है, ये सब क्या है, विदेशी कंपनियां हैं। इन लोगों ने अपने देश में अपने खुद के प्रोडक्शन यूनिट स्थापित किए हैं और अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि स्थानीय उद्योगों को रोजगार तो मिलता है पर प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। यानी इससे फायदा तो होता है कि स्थानीय जो लोग होते हैं, जहां पर फैक्ट्री कंपनी स्थापित होती है, रोजगार तो मिल जाता है, लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण से लाभ किसे हुआ है और किसे नुकसान पहुंचा है, स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न को देखिए इस तरीके से पूछा जा सकता है कि वैश्वीकरण से कौन लाभान्वित हुआ है और किसको नुकसान हुआ है। तो लाभार्थी देखिए कौन से लोग हैं, तो जो बड़ी कंपनियां हैं या मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनको क्या हुआ, लाभ हुआ, उनको नया नया बाजार मिल गया। जो शिक्षित और कुशल श्रमिक वर्ग है उसको उच्च वेतन मिल गया, उसके पास नौकरी के चॉइस हो गई, विकल्प बढ़ गए। जो उपभोक्ता हैं उनको अधिक विकल्प मिल गया, यानी जो सामान इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनके पास भी विकल्प बढ़ गया, उनके पास चॉइस हो गई। नुकसान देखिए किसको हुआ, तो जो छोटे उद्योग धंधे हैं या असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, यानी असंगठित क्षेत्र में जो मजदूर काम करने वाले हैं उनके लिए समस्या हो गई। जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं उनके लिए समस्या हो गई। जो पारंपरिक उत्पादक हैं जिनकी मांग घट गई, यानी बहुत से ऐसे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट बनाने वाले हैं जिसकी मांग क्या हो गई, धीरे धीरे घट गई। अब लोगों को क्या चाहिए, हर चीज़ ब्रांडेड चाहिए, हर चीज़ पैकिंग चाहिए। तो इस तरह से क्या होगा कि जो लोग स्थानीय सामान बनाने वाले लोग हैं उनका सामान बिक्री घट जाएगा। इसके अलावा देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां प्रतिस्पर्धा का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न क्या है कि विश्व व्यापार संगठन WTO के क्या उद्देश्य हैं और इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी जो WTO बनाया गया है तो उसका क्या उद्देश्य है बनाने का और इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो उत्तर क्या होगा, उद्देश्य में जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देना, यानी WTO को बनाने का उद्देश्य क्या है कि विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करना। दूसरा क्या है
कि देशों के बीच व्यापार संबंधी नियमों का निर्धारण करना, यानी जो अनेक देशों के बीच में व्यापार होता है तो व्यापार में किसी भी प्रकार की विसंगति न हो, किसी भी प्रकार की समस्या ना आए, उसके लिए क्या क्या नए नए नियमों को निर्धारित करना। तीसरा क्या है कि मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड को बढ़ावा देना, यानी व्यापार में किसी भी प्रकार की रुकावट ना आए, किसी भी प्रकार की बाधा ना हो, तो उसको बेहतर तरीके से मुक्त रूप में संचालित होने देने के लिए ये संस्थान क्या करता है, कार्य करता है। भारत पर देखिए इसका क्या प्रभाव है, तो भारत पर इसका प्रभाव देखिए क्या है कि इसने भारत को वैश्विक बाजार तक पहुंच मिली है इसकी वजह से, परंतु विदेशी कंपनियों के कारण भारतीय किसानों और छोटे उद्योगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में निष्पक्ष वैश्वीकरण यानी फ्लेयर ग्लोबलाइजेशन को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, यानी भारत में जो वैश्वीकरण है वो निष्पक्ष तरीके से सुनिश्चित हो, तो इसके लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो देखिए पहला उपाय क्या किया जा सकता है कि सरकार को मजदूरों, किसानों और छोटे उद्योगों के हितों की रक्षा करनी चाहिए, यानी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि वैश्वीकरण की वजह से इनका नुकसान न हो, उनको किसी प्रकार की समस्या न हो जिससे ये अपनी आजीविका चलाने के लिए भी न योग्य बचे, तो इस तरह सरकार को ध्यान रखना होगा। विदेशी निवेश पर नियंत्रण रखना चाहिए, यानी विदेशी निवेश को एकदम फ्री फ्लो में नहीं छोड़ देना चाहिए, बल्कि उसको नियंत्रित रखना चाहिए कि हर क्षेत्र में कहाँ कहाँ किस तरीके का निवेश हो, किस तरीके से नहीं हो। जैसे देखिए अपने देश में जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर के घरेलू उद्योगों पर आधारित है, जैसे मैंने आप लोग को उदाहरण दिया था कि अपने देश में देखिए दुग्ध जो व्यापार होता है, दूध का बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और बहुत से परिवारों की आजीविका उसी पर टिकी हुई है। लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जो अपने देश का दूध हमारे देश में बेचना चाहते हैं, जैसे देखिए ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ये लोग क्या सोचते हैं कि उनका जो है दूध अपने यहाँ बिके, लेकिन उनका दूध अगर यहाँ पे बिकने लगेगा तो उनके दूध का रेट बहुत कम है, तो अपने देश के जो इस तरीके से दूध पे व्यापार पे जो रोजगार पा रहे हैं लोग, उससे इनकम कर रहे हैं, उनका व्यापार और रोजगार खत्म हो जाएगा। इसीलिए सरकार देखिए उस चीज को अपने देश में निवेश करने से रोकती है, उसी कंपनियों को आने से रोकती है। शिक्षा और प्रशिक्षण द्वारा देखिए श्रमिकों की दक्षता बढ़ानी चाहिए, यानी जब इन सब कंपनियों में शिक्षित लोग चाहिए, स्किल्ड लोग चाहिए, तो सरकार को क्या करना होगा कि अपने देश में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना होगा, और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको क्या करना, नए नए स्किल सिखाने होंगे, तब जाके वो बड़ी बड़ी कंपनियों में, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उसमें रोजगार पा सकते हैं। इसके अलावा देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होगा कि औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ भी नए नए उद्योग धंधे स्थापित करने चाहिए, जिससे क्या होगा कि वहाँ के लोगों को भी अपने घर के आसपास किसी न किसी प्रकार का रोजगार मिल जाए। तो इस तरीके से इतने उपाय करने होंगे, तब जाके वैश्वीकरण का जो है लाभ सभी लोगों को मिल पाएगा। अगला प्रश्न है देखिए, व्यापार अवरोधक क्या है, यानी इसको कहा जाता है कि व्यापार में बैरियर लगाना। तो व्यापार में देखिए व्यापार अवरोधक या ट्रेड बैरियर क्या होता है, तो एक प्रकार के देखिए नीतिगत या प्रशासनिक अवरोध होते हैं, यानी ये नैतिगत रूप से या प्रशासनिक रूप से लगाए गए अवरोध होते हैं। अवरोध का मतलब होता है रुकावट, जो क्या करते हैं कि एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं के मुक्त व्यापार में बाधा डालते हैं, यानी एक प्रकार का ये बैरियर लगाया जाता है, एक प्रकार का रुकावट किया जाता है कि कोई ऐसा देश जो हो कि अपना सामान किसी देश में पूरी तरह से न भर दे, यानी अपना सामान दूसरे देश में बहुत सस्ते दाम पर न बेचे। इससे क्या होगा कि दूसरे देश के जो स्थानीय व्यापारी हैं, जो उद्योग धंधे हैं, वो क्या हो जाएंगे, नुकसान में चले जाएंगे, घाटे। तो इसलिए सरकारें क्या करती है, इस पर रोक लगाती हैं। क्या होगा कि वो सामान इतना लिमिट निर्धारित कर देंगे कि इतना सामान अपने देश में आएगा, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा आएगा तो उस पर क्या किया जाएगा, बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा। जैसे आप लोग देखते हो कि बहुत से ऐसे सामान होते हैं जो इम्पोर्टेड होते हैं, यानी किसी दूसरे देश से मंगाए जाते हैं, तो अपने देश में सरकार क्या करती है, एयरपोर्ट पर जैसे ही वो आता है या पोर्ट पे आता है, बंदरगाह पे, सरकार उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देती है। तो बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देने से क्या होगा कि उसकी कीमत बढ़ जाती है, तो उसकी कीमत बढ़ जाने की वजह से क्या होगा कि वो उतना ज़्यादा अपने देश में नहीं बिकेगा। जो अमीर लोग होंगे, जो पैसे वाले होंगे, वही खरीदेंगे, बाकी लोग जो है अपने देश का ही सामान खरीदेंगे। ठीक है, जैसे देखें आप लोग एप्पल का मोबाइल देखते हैं, तो एप्पल का मोबाइल देखिए अपने देश में बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। इसका कारण क्या है कि अपने देश में सरकार उस पर टैरिफ लगाती है ज़्यादा, जिससे क्या होता है कि जो अमीर लोग होते हैं उसको खरीदते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं उसको नहीं खरीद पाते, तो वो अपने देश में जो सस्ते दामों पर मिलने वाले मोबाइल फ़ोन है उसी को खरीद के उसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए एक कितने प्रकार का होता है, तो एक होता है शुल्क अवरोध यानी टैरिफ बैरियर, यानी इस तरीके का क्या होगा कि आयात पर अधिक शुल्क लगा दिया जाएगा। अभी मैंने बताया जो चीज़ आयात होगी उस पर टैक्स लगा देगी सरकार। और एक होता है गैर शुल्क अवरोध यानी नॉन टैरिफ बैरियर, तो ये क्या हो जाता है कि इसमें सरकार कोटा निर्धारित कर देती है, यानी किसी दूसरे देश से कह देगी कि आपको इतना टन ही सामान हमारे देश में
बेचना है या इतना ही सामान आपको भेजना है, तो उससे ज़्यादा नहीं भेजो। अगर उससे ज़्यादा भेजेगा तो उसके ऊपर जुर्माना लगाएगी। फिर देखिए लाइसेंस का व्यवस्था कर देंगे, यानी किसी देश से अगर कोई सामान आएगा तो बिना लाइसेंस का नहीं आएगा, तो उससे क्या होगा, ये भी एक प्रकार का बैरियर है। मानकीकरण की शर्तें लगा देगी, यानी उस पर कह देगी कि आपका ये सामान जो है इस तरीके के मानक के अनुसार होना चाहिए। अगर आपका ये सामान इस मानक को पूरा नहीं करता है तो आप अपना सामान हमारे देश में नहीं भेज सकते। तो इस तरीके से देखिए ये विभिन्न प्रकार के गैर शुल्क अवरोध लगाकर और शुल्क अवरोध लगाकर किसी देश में व्यापार को जो है कम वो किया जा सकता है, कम ज़्यादा किया जा सकता है, उसको नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसका देखिए उद्देश्य क्या होता है कि देशी उद्योगों की रक्षा करना और विदेशी प्रतिस्पर्धा को सीमित करना। यानी इस तरीके के जो व्यापार अवरोध लगाए जाते हैं, टैरिफ बैरियर लगाए जाते हैं, क्या करते हैं कि अपने देश के उद्योग धंधों को सुरक्षा देना और उनको कंपटीशन से बचाना। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है, यानी अपने देश में जो विदेशी निवेश है वो ज़्यादा से ज़्यादा आए, तो सरकार इसके लिए क्या उपाय कर रही है। तो उत्तर क्या होगा कि भारत सरकार जो है विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठा रही है, यानी अपने देश में दूसरे देश से पूंजी आए, दूसरे देश की कंपनियां अपने देश में निवेश करें, तो इसके लिए सरकार देखिए कौन कौन सी नीतियां अपना रही है। तो सरकार देखिए FDI नीति में, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो नीति होती है उसमें उदारीकरण की नीति अपना रही है, यानी अधिकांश क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग यानी ऑटोमेटिक रूट से विदेशी निवेश की अनुमति दी जा रही है। यानी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर विदेशी कंपनियां या विदेशी व्यक्ति अपने तरीके से पैसा लगा सकते हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। दूसरा देखिए सरकार मेक इन इंडिया अभियान चला रही है। मेक इन इंडिया अभियान चलाने का उद्देश्य क्या है कि विदेशी कंपनियां भारत में आकर अपना विनिर्माण उद्योग स्थापित करें और यहाँ पर आकर प्रोडक्शन करें। तीसरा क्या है कि व्यवसाय की सुगमता, यानी ऑनलाइन अनुमति प्रणाली, कर में सुधार और नियमों का सरलीकरण करके सरकार क्या कर रही है, विदेशी कंपनियों को अपने देश में आने के लिए अवसर प्रदान कर रही है। इसके अलावा देखिए कुछ विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है, ये भी स्थापित किए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो निवेशक होता है उसको कर में छूट मिलती है और अन्य सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जाती हैं, जिससे क्या होता है कि वो अपना जो यूनिट है उस क्षेत्र में स्थापित करता है। और पांचवा देखिए क्या किया जा रहा है, नीतिगत स्थिरता और डिजिटल इंडिया जैसी पहलें की जा रही। तो इस तरीके से देखिए इतने उपाय करके सरकार क्या कर रही है, विदेशी निवेश को अपने देश में लाना चाह रही है, आकर्षित करना चाह रही है विदेशी निवेश को। उसके बाद फिर देखिए आज की इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न, इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि सरकारें जो है वैश्वीकरण के प्रभावों से कमजोर वर्ग की रक्षा कैसे कर सकती है, यानी वैश्वीकरण का जो प्रभाव है तो उससे जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उसकी रक्षा कैसे सरकार कर सकती है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिए क्या होगा कि छोटे उद्योगों को वित्तीय सहायता देकर, यानी जो छोटे छोटे उद्योग धंधे उसको सरकार क्या दे कि वित्तीय सहायता दे, फाइनेंशियल सपोर्ट करे, उनको देखिए सस्ते दाम पर कर्ज उपलब्ध कराए, उनको अगर किसी भी प्रकार का घाटा हो रहा है तो सरकार उसमें मदद करे। श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा हेतु श्रम कानूनों का पालन करवाए, यानी जो श्रमिक हैं, काम करने वाले हैं, उनके किसी भी प्रकार का शोषण न हो तो उसके लिए श्रमिक कानून बनाया जाए। कौशल विकास कार्यक्रम चलाया जाए, यानी नए नए कौशल सिखाने के लिए कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाया जाए, जिससे क्या होगा कि जो काम करने वाले मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उनके कौशल में सुधार हो। शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश किया जाए, यानी सरकार के द्वारा जो है शिक्षा में निवेश किया जाए, स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर बनाया जाए और फिर निष्पक्ष व्यापार नीति को अपनाया जाए। तो यानी व्यापार में किसी भी प्रकार का पक्षपात या भेदभाव नहीं किया जाए। तो इस तरीके से इतने सारे काम करके सरकार क्या करती है, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनकी रक्षा कर सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने आपके इस चौथे चैप्टर का, जिसका नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनका बेहतर तरीके से प्रश्नोत्तर रूप में अध्ययन किया और मैंने आप लोगों को अपने तरीके से हर चीज़ को समझाने का भी प्रयास किया और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अगर इसके बावजूद भी आप लोगों को किसी भी चीज़ में कोई डाउट लगे तो आप लोग एकदम मुक्त होकर कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको आप लोगों के कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास करूँ। ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए यहीं तक रखा जाए और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा और अपने उत्तर पुस्तिका पर नोट्स के रूप में लिखा होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतनी धैर्यपूर्वक बनाए रखा,
इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।